नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और आगे इसी तरीके से वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये वर्ष 2006 में मनाया गया था। 2024 की थीम रही है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक और 2023 की थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में आप अंतर भी समझिए कि क्यों अलग अलग ये मनाए जाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी सचिवालय भवन जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में है और जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में नागपुर में हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, भारत में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल बी वर्मा। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इन 21 देशों में भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम शॉर्ट में यूनेस्को भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1949 को हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके लगभग 195 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी सदस्य देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान महानिदेशक तो आंड्रे अजोले इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। ठीक है, और भारत में यूनेस्को द्वारा वर्तमान में 42 धरोहर साइट संरक्षित की गई हैं। जनवरी 2024 में भारत और यूएई के मध्य कुल कितने समझौते हुए हैं? ऐसे कोई नहीं उत्तर हो जाएगा क्योंकि 4 समझौते हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 9 जनवरी 2024 को I2U2, ठीक है, I2U2 एक संगठन है, तो इस समूह के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 समझौते पर अंतिम रूप दिया है। तो दोनों के मध्य जो समझौते हुए हैं वो क्या हुए हैं? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए निवेश के लिए समझौता, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समझौता जिसमें भारत में खाद्य संरक्षण पार्क स्थापित किया जाएगा, और यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड गुजरात सरकार के बीच गुजरात में बंदरगाहों का निर्माण करने के लिए भी समझौता हुआ है। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। जो I2U2 समूह है वो क्या है? तो ये भारत, इजराइल और यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये समूह है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी। इजराइल और यूएई के मध्य एक अब्राहम अकॉर्ड या समझौता हुआ था, तो इसके द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच या बेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। ठीक है, और 5 दिवसीय वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन जो है 9 से 14 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है। इस दौरान देश विदेश के कई जो है गणमान्य यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, ठीक है, तो फिलिप न्यूसी तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति रामोस होर्टा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल मुख्य रूप से इन्होंने भाग लिया और यूएई के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अहमदाबाद में है से लेकर के गुजरात के गांधीनगर तक एक रोड शो भी किया। ठीक है, तो ये रोड शो किया है, पहली बार ये यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, इसकी बात करें
तो इसकी जो शुरुआत है साल 2003 में, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने गुजरात में निवेश को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। मयूरभंज के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो ये मिला है रेड आंट की चटनी। रेड आंट की चटनी जो लाल चींटी होती है, ठीक है, तो इसकी चटनी को मिला है। तो 2 जनवरी 2024 को मयूरभंज के रेड आंट की चटनी को जीआई टैग मिला है। यह स्वादिष्ट व्यंजन रेड बीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इन चींटियों का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओकोफिला स्वार्गडीना इनका नाम है। मयूरभंज में स्थानीय आदिवासी परिवार पीढ़ियों से इन उल्लेखनीय चींटियों एवं उनकी स्वादिष्ट चटनी को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते आए हैं। अपने विशिष्ट उत्पाद के अलावा जो रेड आंट चटनी में अपने संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तो इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उमग्र को किसने विकसित किया है? तो ये उपरोक्त दोनों ने विकसित किया है, यानी डीआरडीओ और द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो डीआरडीओ और एक निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल उमग्र सोमवार को लॉन्च की गई। ठीक है, डीआरडीओ की पुणे स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसने जो है और हैदराबाद की द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 7.62 इंटू 51 mm कैलिबर की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल विकसित की है। ठीक है, और यह जो राइफल है इसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर तक है और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है और यह सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में फायर करती है। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में। तो संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को निधन हो गया। वे 55 साल के थे और लंबे समय से वे प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। एक संगीतकार के अलावा राशिद खान मशहूर गायक भी थे। उन्होंने राज 3, माई नेम इज खान और मंटो जैसी कई फिल्मों में मधुर आवाज़ दी थी। उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था और वे रामपुर सहसवासन घराने से ताल्लुक रखते थे। इस घराने के फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खान जो इनके परदादा थे। इन्हें 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और 2022 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर है कर्नाटक हाईकोर्ट ने मांड्या जिले कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध को, जो कावेरी नदी पर है, 20 किलोमीटर के दायरे की सभी प्रकार के खनन और उत्खनन की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और ये 34 वर्षीय फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं और ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। चीन ने आइंस्टीन प्रोब नामक सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किया है 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये कमल के आकार का उपग्रह है। इसे सिंचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया है। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD-11 में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुभारंभ किया है। ठीक है, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के जो पारंपरिक चिकित्सा रोग कोड हैं, इसको रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में WHO ने शामिल किया है। ठीक है, इसके लिए आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ डोनर एग्रीमेंट पर भी समझौता किया है। टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी जोनसेल इंजीनियरिंग ने गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का वायदा किया है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान गुआम में, ठीक है, चौथे सी ड्रैगन अभ्यास 2024 में शामिल हुआ है। और ये जो सी ड्रैगन 24 अभ्यास है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने बायोकॉम 18 को 2023 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए मीडिया अधिकार साझेदारी पर समझौता किया है। ठीक है, तो ये मीडिया के अधिकार बायोकॉम 18 को दिए गए हैं। इसमें FIH नेशंस कप के अधिकारों को छोड़ करके शेष सभी अधिकार दिए गए हैं। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S ने घोषणा की है कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष रहा है, जो संभवतः पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक प्रवर्तित कंपनी में 10% की हिस्सेदारी खरीदेगा LIC। ठीक है, तो ये भी खबर आई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। इंडस फूड 2024 नाम के इस शो को हर साल वाणिज्य विभाग
के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद आयोजित करती है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण नियुक्त किया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है। इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अमेरिका में जर्मन मूल के हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को गुजरात के गिफ्ट सिटी में वित्तीय कंपनी के गठन की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। धन्यवाद।